हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 12 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य एवं राज्य। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे है पल्लव एवं चालुक्य। पल्लव एवं चालुक्य का शासन काल था 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के दो प्रमुख राजवंश वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। अब यहाँ पे आगे वातापी के चालुक्य और पल्लव के बारे में दिया गया है। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम हुआ, यानी कि चालुक्य वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं से निपटने के बाद इसने दक्षिण के राज्यों कदम्ब, गंग, कोकण के मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद इसने पुरी, मालवा और गुजरात के राजा को भी पराजित कर अपने अधीन किया। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी, जो दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। हर्ष पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की, यानी कि पुलकेशिन हर्ष को हराने के बाद उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय अब कांचीपुरम यानी कि कांची के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने वातापी को भी जीत लिया। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए मारा गया। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि रवि कृति, पुलकेशिन के दरबारी कवि का नाम था रवि कृति, द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के बारे में जानकारी मिलती है। विजय मतलब होता है जीतना। पल्लव दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। इन्होंने 6ठी सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की। इनका प्रभुत्व तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्यों एवं दक्षिण में चोलों एवं पांड्यों के साथ इनका सदैव संघर्ष होता रहा। यानी कि पल्लव चालुक्य एवं चोलों एवं पांड्यों के साथ हमेशा संघर्ष करता रहता था, उसके साथ हमेशा उसकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी हुआ, यानी कि महेंद्र वर्मन का शासनकाल था 600 से 630 ईस्वी तक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया। पल्लव वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। इसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन ये पल्लव वंश के राजा थे, जबकि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे। और पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन यानी कि महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और अपने पिता महेंद्र वर्मन के पराजय का बदला लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में। यहाँ पे रथ मंदिर का चित्र दिया गया है। पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है।
पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण इनकी राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया, यानी कि पल्लवों के शासनकाल में काष्ठ और कंदरा कला का निर्माण नहीं होता था। इनके समय में मंदिर निर्माण के 4 शैलियों का विकास हुआ। इनमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं, जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर महत्वपूर्ण हैं, जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। यहाँ पर काष्ठ कला और द्रविड़ शैली के बारे में दिया गया है। मंदिर निर्माण या वास्तुकला के विविध रूपों में लकड़ी के प्रयोग की प्रधानता रहती है। इस कला में मंदिरों के दीवार, बीम एवं छत के निर्माण में लकड़ी को अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता है। अलंकृत करने का मतलब होता है सजा हुआ, यानी कि लकड़ी को सजा कर इस्तेमाल किया जाता था। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। इसमें मंदिर का आधार आयताकार तथा शिखर गर्भगृह के ऊपर अनेक खंडों में बना होता है। ऊपर के प्रत्येक खंड क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होता है। शीर्ष भाग में गुंबद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती है। आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा तथा गोपुरम यानी प्रवेश द्वार बनाए। गोपुरम का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। पल्लव ने संस्कृत एवं तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया। महेंद्रवर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। पल्लवों के समय वैष्णव संत यानी कि भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले वैष्णव संत एवं शैव संत यानी कि शिव भक्त को भी सम्मान प्रदान किया गया। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों का और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। आगे चलकर चोलों ने पल्लवों का स्थान लिया और चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। दक्षिण भारत के राज्यों में स्थानीय स्वशासन मतलब होता है खुद से शासन। उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे: उड़, सभा एवं नगरम। उड़ के सदस्य सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इसे ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। भू मतलब होता है धरती और स्वामी यानी कि मालिक। सभा कई उप समितियों में विभक्त थी यानी बटी थी, जिनका कार्य सिंचाई का साधन विकसित करना था, जैसे खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना, शिक्षण संस्थानों एवं बाजार की व्यवस्था करना मुख्य कार्य था। नगरम व्यापारियों का संगठन था। इस पर शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये संस्थाएं आगे की शताब्दियों में और शक्तिशाली हो गई थी। यानी कि सभा का काम था खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना और शिक्षण संस्थानों एवं बाजार की व्यवस्था करना। और नगरम व्यापारियों का संगठन था। आगे है नालंदा महाविहार के बारे में। आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके होंगे कि प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी जो बिहार शरीफ में है में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इनमें नालंदा महाविहार का विशेष स्थान है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र दिया गया है। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगृह के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गांवों में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत वेनसांग का विवरण। वेनसांग एक चीनी यात्री था। वेनसांग का विवरण एवं इसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। इत्सिंग ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे।
नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत अनुदान से मिले लगभग 200 गांव थे। इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना काफ़ी कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। छात्रों से उनकी विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिससे उनके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जांच परीक्षा ली जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से होती थी। वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए उस समय यहाँ के अध्यक्ष यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल आचार्य शीलभद्र थे। विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में यानी नालंदा कॉलेज में सुबह से शाम तक क्लास होता था। संगोष्ठी प्रणाली की तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श भी करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहाँ दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दार्शनिक एवं व्यवहारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों वेदों यानी अथर्व वेद, विशेष रूप से वहाँ पे अथर्व वेद पढ़ाया जाता था। सांख्य, संस्कृत, व्याकरण एवं महायान बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। इन सभी विषयों पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, यानी ये सभी विषय ज़्यादा उस विद्यालय में पढ़ाए जाते थे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि यानी कि डिग्री प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की एक समृद्ध लाइब्रेरी भी थी, जिसकी इमारत बहुमंजिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का देखरेख हर्षवर्धन और पाल शासक करते थे, लेकिन 11वीं से 12वीं सदी में संरक्षण के अभाव में एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम 1197 से 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था एवं पूरी संस्था को जला दिया था, लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया है। अब इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनें और सही पर निशान लगाएं। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? ऑप्शन है रविकृति, हरिसेन, कालिदास या अमर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, पुष्यभूति या मौखरी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश। मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? ऑप्शन है राजा के कहने पर, सवाल पूछकर, जांच परीक्षा द्वारा, पैसा लेकर, राजा के कर्मचारियों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाल पूछकर, जांच परीक्षा द्वारा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। आगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त एवं पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में 3-3 पंक्ति लिखें। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। ये वीणा बजाते थे और अश्वमेध यज्ञ करते थे। लगभग पूरे भारत पर उसका नियंत्रण था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान शासक था। मालवा और गुजरात के अलावा हर्ष को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि मिली। दूसरा क्वेश्चन है, हर्ष के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है? हर्ष के बारे में 5 पंक्ति लिखें। हर्ष के संदर्भ में हमें उसके राजकवि वानभट्ट की कृति हर्षचरित्र, मधुवन, बांसखेड़ा और संजान ताम्रपत्र लेख एवं ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। उनके पिता का नाम
प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में संकटपूर्ण स्थिति में हुआ था, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था, परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। इसने सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किया। तीसरा क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को क्यों पराजित किया? इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इसका आंसर होगा, हर्षवर्धन अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहता था। वह दक्षिण की ओर के राज्यों को हराना चाहता था। पुलकेशिन द्वितीय को खतरा था, इसलिए उसने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष पर विजय की जानकारी उसके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में है, समुद्रगुप्त ने जीते हुए राज्यों के साथ अलग अलग नीतियों को क्यों अपनाया? वर्ग में अलग अलग समूह बनाकर चर्चा करें और प्रत्येक ग्रुप 2-2 कारणों को ढूंढें। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको खुद से ही सॉल्व करना है। 5 नंबर में है, समुद्रगुप्त के सिक्के को देखकर जैसा कि पुस्तक में दिया हुआ है, यह जानने की कोशिश करो कि उसके अंदर कौन कौन गुण थे। तो यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा, समुद्रगुप्त के सिक्के को देखकर पता चलता है कि कला के क्षेत्र पर ध्यान देना और कर्मकांडों पर विश्वास करना। क्योंकि समुद्रगुप्त के सिक्के पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और इससे यही पता चलता है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में कला पर विशेष ध्यान दिए जाते थे, कला क्षेत्र में विशेष ध्यान दिए जाते थे और कर्मकांडों पर ज़्यादा विश्वास किया जाता था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में लिखो। उसका ग्राम प्रशासन कैसे चलता था? क्या आपके गांव या शहर में भी वैसी व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश और पल्लव राजवंशों का शासन था। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय महान राजा थे, जिसने राज्य का विस्तार किया और हर्ष को हराया। पल्लव राजवंश की नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए संगठन थे, जिसे उड़ सभा और नगरम कहते थे। उड़ सभा के सदस्य होते थे। सभा समितियों में बटा होता था, जो सिंचाई, कृषि व्यवस्था, सड़क, मंदिरों की देखरेख करता था। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप अपने पिताजी की मदद से या परिवार के किसी सदस्य की मदद से परिवार या पड़ोस के एक परिवार की 5 पीढ़ी के सदस्यों का नाम लिखें। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से बताया है वैसे ही अपने परिवार के 5 पीढ़ियों का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर आप अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। दादाजी के नाम के ऊपर दादाजी के पिताजी यानी कि परदादाजी का नाम लिखना है। फिर उसके ऊपर परदादाजी के पिताजी का नाम लिखना है। फिर सबसे नीचे स्वयं का यानी खुद का नाम लिखना है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राजा के लिए सेना क्यों आवश्यक था? सेनाओं के राजा के साथ चलने से कौन कौन सी लाभ एवं हानियाँ थी? वर्ग में समूह बनाकर चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा, सेना राजा के लिए आवश्यक अंग था। इतने बड़े राष्ट्र को चलाने के लिए शांति व्यवस्था, बाहरी हमलों से बचाने, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सेना की जरूरत थी। तो ये हो गया सेना के लाभ। तो यहाँ पर हम लोग सेना को रखने के क्या क्या हानि थी। तो सेना रखने पर धन का खर्च अधिक होता था। राज्य की आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा सेना पर खर्च होता था और राजा दूसरे क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका ज़्यादातर धन सेना के ऊपर खर्च हो जाता था। तो यहाँ पर हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।